हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 8 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड होने वाला है एसएससी जेईई के लिए। लेकिन अगर आप किसी और अदर स्टेट जेईई एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेईई, एनबीसीसी जेईई, सेल ओसीटीटी, तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो काफ़ी कारगर साबित होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके और आप अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। ठीक है। और बात करें अगर इन पिछले 7 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इन पिछले 7 दिनों में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद हमने आरसीसी के 3 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। आरसीसी हमने शुरुआत कर दी है। और आज जो है हमने आरसीसी में डब्ल्यूएसएम जो टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे कंप्लीट किया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। और उसके बाद हमने बीएमसी को भी स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि हमने बात किया था, बीएमसी और आरसीसी इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम पैरेलली कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज़ में ये जो क्योंकि आज का मैंने जो टॉपिक है डब्ल्यूएसएम जो कि आरसीसी का था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इस वीडियो में स्टोन्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि बीएमसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी जेईई एग्जाम में। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सके। और मेक श्योर करिए कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका जो ये प्रिपरेशन है वो इस क्रैश कोर्स के थ्रू और बेहतर हो सके। ठीक है। तो आइए आते हैं टॉपिक पे। अगर हम बात करते हैं स्टोन्स की, तो स्टोन्स को हम हासिल करते हैं कहाँ से? तो स्टोन्स को हम हासिल करते हैं यानी कि पाते हैं क्वायरिंग के थ्रू नेचुरल रॉक ऑफ बेड्स। यानी कि अगर हम नेचुरल रॉक बेड्स की क्वायरिंग करेंगे तब जाके हमें स्टोन्स मिलती हैं। और स्टोन्स को हम बिल्डिंग मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा ड्यूरेबिलिटी हमें मिल जाता है। उसके साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो है हमारे कंट्री में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, अवेलेबल है काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो हमें इसे अलग से खोजना नहीं पड़ता, इसके लिए अलग से कोई ये व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए ये जो है हमारी एक काफ़ी अच्छी तरह की बिल्डिंग मटेरियल हो जाती है। इसे हम यूज़ कर लेते हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल के एज अ कंपोनेंट में। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स की, कि स्टोन्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो स्टोन्स को हम 4 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, और चौथा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मिनरल्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें भी हमारे 3 टाइप के रॉक होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक। इसके बाद हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे होते हैं कैल्केरियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक और सिलिशियस रॉक। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मिनरल्स, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मिनरल्स में आपका सबसे पहले होता है मोनोमिनरलिक और दूसरा होता है पॉलीमिनरलिक। यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही टाइप होते हैं, मोनोमिनरलिक और पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक में जो है वो ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल मिनरल पाया जाता है, जिसमें सिर्फ सिंगल मिनरल पाया जाता है, जो कि प्योर होते हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हैं ऐसा कोई रॉक जिसमें सिर्फ माइका पाया जाए, या फिर कोई ऐसा रॉक जिसमें सिर्फ क्वार्ट्ज पाया जाए, तो ऐसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमिनरलिक कहते हैं। और पॉलीमिनरलिक वो रॉक्स होते हैं जिनमें कि मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है। इसमें जो है क्या बोलते हैं, मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज हो गया, फेल्ड्स्पार हो गया, माइका हो गया, इन तीनों को पाया जाता है। तो इस तरह के ऐसे रॉक्स जिनमें मल्टीपल मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें पॉलीमिनरलिक कहते हैं, और जिनमें सिंगल पाया जाता है उन्हें मोनोमिनरलिक कहते हैं। और अगर हम बात करें कि जियोलॉजिकल, अब हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी हमने टाइप्स लिए हैं, इन सभी टाइप्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा सबसे पहला आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है वो हमारे जब भी हमारा जो वॉल्केनो होता है, जब वॉल्केनो फूटता है, यानी कि वॉल्केनो से जब हमारा मैग्मा बाहर निकलता है तो वो लावा बन जाता है। आप सभी को पता होगा, जब मैग्मा अंदर होता है, वॉल्केनो के अंदर होगा तो उसे हम मैग्मा कहेंगे, और जब वो बाहर आ जाएगा तो उसे हम लावा कहेंगे। और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो उसके वजह से जो है हमारा रॉक फॉर्मेशन होता है, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और ये रॉक भी 2 तरह से हो सकता है। कैसे कैसे? तो पहला है एक्सट्रूसिव रॉक और दूसरा है इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक जो होता है वो क्या होता है? वो जो है सरफेस लेयर पे बनता है, यानी कि जब आपका लावा अर्थ सरफेस पे आ जाएगा तो उसके ठंडे होने पे जो हमारा रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और इंट्रूसिव रॉक वो रॉक्स होते हैं, यानी कि वो रॉक्स जो कि जो है कुछ डेप्थ पे, यानी कि जब लावा बाहर निकल रहा था, मैग्मा बाहर निकल रहा था तभी
बीच में ही कहीं उसे कुछ ऐसा टेम्परेचर मिल गया जहाँ पे वो ठंडा हो गया, तो उसे जो है इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो जो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक होता है उसमें आता है बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन, टफ, रायोलाइट। ये कुछ क्या बोलते हैं एग्जांपल्स हैं एक्सट्रूसिव रॉक के। और अगर हम बात करें इंट्रूसिव रॉक के, तो गैब्रो, ग्रेनाइट, डायोराइट, पेग्मेटाइट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंट्रूसिव रॉक के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की, तो इंट्रूसिव में आपका गैब्रो, ग्रेनाइट आना ही मतलब आपको याद ही होना चाहिए। और अगर हम बात करूँ एक्सट्रूसिव में, तो बासाल्ट, ट्रैप और प्यूमाइस आपको याद होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब देखिए ये तो एक तरह से हो गया। अब इस इग्नियस रॉक को, मतलब इग्नियस रॉक को भी हम फिर से तीन तरह से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, फिर से तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है वॉल्केनिक, दूसरा है हाइपरबेसल और तीसरा है प्लूटोनिक। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्केनिक रॉक की, तो वॉल्केनिक रॉक वो रॉक होते हैं जो एट सरफेस बनते हैं, मतलब जिनका फॉर्मेशन एट सरफेस होता है, जैसे कि बासाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन। और अगर हम बात करें हाइपरबेसल की, तो ये कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिनका जो फॉर्मेशन है वो अर्थ सरफेस पे तो नहीं होता, लेकिन उससे कुछ नीचे, यानी कि ऐसा डेप्थ जिसको हम बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कुछ नीचे ही बनता है। और जो प्लूटोनिक रॉक होता है, यानी कि जो अगला टाइप है, वो काफ़ी कंसिडरेबल डेप्थ पे हमारा फॉर्म होता है। तो हाइपरबेसल में हम अगर बात करें, तो ये एट स्मॉलर डेप्थ पे जो है फॉर्म होते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल है वो है डोलेराइट। अगर हम बात करें प्लूटोनिक रॉक की, तो प्लूटोनिक रॉक वो रॉक्स होते हैं जो कि कंसिडरेबल डेप्थ पे फॉर्म होते हैं, और इनका अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तो गैब्रो, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डियोराइट, साइनाइट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लूटोनिक रॉक के। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जैसे कि अब ये देखिए, ये जो हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था ना, उसका पहला था इग्नियस रॉक। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी वो इग्नियस रॉक के ही क्लासिफिकेशन थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन ऑफ डेप्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ये वो रॉक्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो है प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल पे वेदर कंडीशन की वजह से उनके कॉम्पैक्ट हो जाने के कारण फॉर्म होते हैं। देखिए, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स गेट टुगेदर बाय नेचर एंड गेट कम्पैक्टेड टाइम बाय टाइम। यानी कि वो रॉक्स क्या बोलते हैं, रॉक्स जिनका जो फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स के कॉम्पैक्ट होने की वजह से होता है। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये रॉक्स जो है वेदरिंग कंडीशन की वजह से जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन से रॉक्स ऐसे हैं जो इनकी एग्जाम्पल हैं, तो है शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, कॉन्ग्लोमेरेट एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक के। उसके बाद हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, वो ड्यू टू हाई हीट प्रेशर, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी एंड फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर लेते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल की, तो जो हमारा शेल होता है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, चेंज होता है किसमें, स्लेट में। ठीक है, ग्रेनाइट जो होता है वो होता है नीज में, और सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट हो जाता है, लाइमस्टोन का मार्बल हो जाता है, और बासाल्ट का जो है स्किस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ठीक है, अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा तीन तरह का टाइप होता है रॉक का। पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, और तीसरा फॉलिएटेड रॉक। जो स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है वो जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स को ही इंक्लूड किया जाता है। और ये जो है लेयर्ड रॉक्स होते हैं। ठीक है, कैसे रॉक्स होते हैं, लेयर्ड रॉक्स होते हैं, और इनमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स को ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, जो कि है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो है वो जनरली इग्नियस रॉक्स ही होते हैं। क्या होते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड जनरली इग्नियस रॉक होते हैं, और इनमें किसी भी तरह का लेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। और अगर हम बात करें अगले टाइप की, जो कि है फॉलिएटेड रॉक, तो फॉलिएटेड रॉक जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक का ही एक मतलब जिसमें सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक ही रखे जाते हैं, और इसमें लेयर्स फॉर्म होते हैं, और ये लेयर्स जो हैं इजीली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो ये हो गए फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीन तरह का, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री, अनस्ट्रेटिफाइड इग्नियस, और फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन की। तो जो केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें भी हमारा तीन टाइप है, कैलकेरियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक और सिलिशियस रॉक। कैलकेरियस रॉक वे रॉक्स होते हैं जिनमें जो है जिनका बेसिक प्राइम कंपोजिशन जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो लाइमस्टोन, मार्बल,
डोलोमाइट, चॉक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका जो प्राइम कंपोजिशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जो है वो कैलकेरियस रॉक में आते हैं। तो कौन कौन है? लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, चॉक। अब हम बात करते हैं आर्जिलेशियस रॉक की। तो आर्जिलेशियस रॉक वो रॉक्स होते हैं जिनका जो बेसिक कंपोजिशन होता है वो क्ले होता है, ठीक है। और बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की तो है शेल, स्लेट, लेटराइट एट्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलीसियस रॉक की, तो सिलीसियस रॉक वो रॉक होते हैं जिनका जो प्राइम कंपोजिशन होता है वो होता है सिलिका या फिर क्वार्ट्ज, ठीक है। तो अगर इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें जो है आपका एग्जाम्पल में आता है सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीज एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या है, सिलीसियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। सिलिका जिनमें जो है इनका बेसिक कंपोजिशन जो होता है वो होता है सिलिका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ जाता है। तो अगर हम बात करें लस्टर की, तो लस्टर क्या होता है? लस्टर होता है अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, यानी कि हमारा मटेरियल कैसा दिख रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। यहाँ पे जो है ये इंडिपेंडेंट होता है कलर से, ठीक है। यहाँ पे हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके अपीयरेंस की, कि वो अपीयरेंस कैसा है, ग्लेजिंग अपीयरेंस है या फिर कि आपका जो है डल अपीयरेंस है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लस्टर है। स्ट्रीक की बात करें तो ये होता है कलर ऑफ फाइन पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मटेरियल ये जो है कलर होता है ऑफ फाइन पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑब्टेन्ड बाय रबिंग स्क्रैचिंग ऑन अ पीस ऑफ अनग्लेज्ड पोर्सलिन प्लेट कॉल्ड स्ट्रीक प्लेट। यानी कि स्ट्रीक जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कलर ऑफ फाइन पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल्स। यानी कि अगर आप रॉक को स्क्रैच करेंगे किस पे? पोर्सलिन प्लेट पे, अनग्लेज्ड पोर्सलिन प्लेट पे, तो जो आपका जो है पाउडर, जो आपका रॉक होगा वो कहीं ना कहीं घिस कर पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और उस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है उसे हम स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हार्डनेस जो होता है उसे हम मोह स्केल के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं? मोह स्केल के द्वारा नापते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू मोह स्केल, और इसमें जो है टोटल 10 यूनिट्स हैं और इन 10 यूनिट्स पे अलग अलग रॉक्स का जो है बताया गया है पहले जो। और देखिए यहाँ पे जो सबसे 10 वाला है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और जो फर्स्ट है वो सबसे सॉफ्टेस्ट रॉक है या फिर आप मिनरल है। तो जो टाल्क होता है, टाल्क वो जो है 1 पे आता है, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइट 4, एपेटाइट 5, फेल्सफार 6, क्वार्ट्जाइट 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 और डायमंड 10। यहाँ पे मेरे भाइयों बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको याद करने में दिक्कत होता है, तो मेरे भाई तुमको मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये है टाल्क का बस एक याद रखिए, टाल्क क्या होता है? टाल्क 1 पे आता है, टाल्क 1 पे आता है, जिप्सम 2 पे आता है, अगर हम बात करें कैल्साइट की तो कैल्साइट सी का प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो सी का प्लेस वैल्यू आपका 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगर हम बात करें फ्लोराइड की तो आप देखेंगे F फॉर 4, तो फ्लोराइड का 4, कैल्साइट का हो गया 3। अब हम बात करते हैं एपेटाइट का, तो आपको एपेटाइट याद रखना पड़ेगा, एपेटाइट 5, फेल्सफार एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6, तो फेल्सफार 6। उसके बाद अगर हम बात करें क्वार्ट्स की, तो क्वार्ट्स यानी कि अगर आपने मेरे कुछ पिछले वीडियोस को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताया था अल्फ़ाबेट का, तो वहाँ पे जो मैंने आपको क्यू के बारे में बताया था, यानी क्यू जो होता है वो 7 से रिलेटेड होता है, जिसका जो वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू वो 17 होता है। तो ये जो 7 है वो यहाँ पे आ गया, तो क्वार्ट्स का हो गया 7, टोपाज का 8, कोरंडम का 9 और डायमंड का 10। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को आप याद रख सकते हैं और कुछ चीज़ों को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लीवेज की, तो जो क्लीवेज होता है वो होता है टेंडेंसी टू स्प्लिट इनटू पैरेलल प्लेन्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आपका जो स्टोन है वो जो है पैरेलल प्लेन्स में क्या हो रहा है? पैरेलल प्लेन्स में स्प्लिट अप हो जा रहा है, यानी कि निकल जा रहा है, ठीक है। यानी कि पैरेलल प्लेन्स में उसको हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रैक्चर की, कि फ्रैक्चर क्या होता है, तो ये होता है अपीयरेंस ऑफ द ब्रोकन सरफेस ऑफ अ मिनरल। फ्रैक्चर मतलब ऑब्वियस बात है, नाम से ही पता चल रहा है, अपीयरेंस ऑफ ब्रोकन सरफेस ऑफ अ मिनरल। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक नोट, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो मुझे एक और टॉपिक मिला, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। तो यहाँ पे मैंने उसे भी कंक्लूड कर दिया है कि अगर देखिए इग्नियस रॉक को अगर हम चाहें तो हम एक तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है एसिडिक रॉक और
बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक वो रॉक होते हैं जिनमें जो सिलिका का कंपोनेंट होता है, कंपोजिशन होता है, जिसमें जो सिलिका का कंपोजिशन होता है वो 66% से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 66% से ज़्यादा होता है। और ऐसे जो रॉक्स होते हैं यानी कि एसिडिक रॉक, वो लाइट इन कलर होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप की तो वो है बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक। बेसिक रॉक जो होता है उसमें जो सिलिका होता है वो उसका कंपोजिशन जो होता है वो लेस देन 50% होता है, यानी कि 50% से भी कम होता है। और ऐसे जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? डार्क इन कलर होते हैं और हैवी इन वेट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एसिडिक और बेसिक रॉक की। एसिडिक में 66% से ज़्यादा, बेसिक में 50% से कम। एसिडिक वाला लाइट होगा, बेसिक वाला डार्क और हैवी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ क्वारिंग की, यानी कि हम कितने तरह से के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्वारिंग करेंगे और अपने रॉक्स को जो है, अपने जो स्टोन्स को है, हम रॉक बेड से निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि क्वारिंग क्या होता है और ड्रेसिंग क्या होता है, क्योंकि ड्रेसिंग और क्वारिंग से ऐसा मतलब डायरेक्ट इनका डेफिनेशन आ जाता है एग्जाम में, AJE एग्जाम से रिलेटेड। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये दोनों चीज़ें याद हों। तो अगर हम बात करें क्वारिंग की, तो क्वारिंग क्या होता है? क्वारिंग में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक बेड, यानी कि रॉक बेड से स्टोन्स को निकालना ही क्या कहलाता है? क्वारिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग की। तो ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग मतलब होता है कि जो आपका क्वारिंग के थ्रू रॉक निकला है उस रॉक को प्रॉपर शेप एंड साइज देना ही हमारा ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, और आपको एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जो हम ड्रेसिंग करते हैं ना, वो ड्रेसिंग हम क्वारिंग के तुरंत बाद ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने क्वारिंग किया है, अभी अभी आपने रॉक निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रॉक जो होगा वो सॉफ्ट होगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो आपको उसे प्रॉपर शेप एंड साइज देने में आसानी होगी। तो इसलिए जो हम ड्रेसिंग है वो जो है हम क्वारिंग के तुरंत बाद ही करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ मेथड्स के बारे में बताया गया है मेथड्स ऑफ क्वारिंग में। पहला मेथड है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन में हम क्या करते हैं? हम क्रोबार और चीजल का यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं क्वारिंग में। तो क्रोबार और चीजल का यूज़ करके हम एक्सकवेशन करते हैं, यानी कि उत्खनन करते हैं। दूसरा है वेजिंग। वेजिंग में हम क्या अर्थ करते हैं? एक छेनी, जो आपने सुना होगा छेनी, एक इक्विपमेंट होता है, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? रॉक्स को कट करते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू एक्सकवेट मतलब हम जो है रॉक्स को क्वारी कर लेते हैं, रॉक्स को मतलब निकाल लेते हैं। उसके बाद एक होता है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या होता है? ये हम उन स्टोन्स के लिए करते हैं जो कि लेयर्ड फॉर्म में हो, और इनमें हम क्या करते हैं? इनमें जो है हम फ्यूल के ऊपर इनके ऊपर फ्यूल डालकर और जो है आग लगा देते हैं। इससे होता क्या है? इससे जो है अलग अलग जो लेयर है वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस बात है लेयर स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो है हीट का ट्रांसफर वो लेयर बाय लेयर होगा, जिसकी वजह से जो है लेयर्स के बीच में जो है कहीं ना कहीं जो लेयर्स का जो इसमें थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट होगा वो वहाँ पे रोल में आएगा, पार्ट में आएगा और एक्ट करेगा। और जो हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं, जो भी हमारे लेयर्स होंगे उनमें अनइवन एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनइवन एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? स्प्लिट अप हो जाएंगे। यानी कि क्या? स्प्लिट अप ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन ऑफ लेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्लोसिव। इसके बाद मतलब चौथा जो हमारा पार्ट है वो है एक्सप्लोसिव, यानी कि या तो इसके बाद हम एक्सप्लोसिव का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें है ब्लास्टिंग पाउडर, डायनामाइट्स और ब्लास्टिंग कॉटन। और हमें कैसे पता चलता है? इसका एक ये है, फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से एक्सप्लोसिव का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो उसे हम निकालने का एक फॉर्मूला है L² अपॉन 0.008। L² अपॉन 0.008। यहाँ पे जो L का वैल्यू है वो है लेंथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टिंग लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टिंग लाइन, यानी कि जो आपका मान लीजिए कोई रॉक का क्रॉस सेक्शन है जहाँ जिसको आपको ब्लास्ट करना है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मतलब क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे जो हमें लीस्ट रेजिस्टिंग लाइन मिल रहा है, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें सबसे छोटा रेजिस्टिंग लाइन मिल रहा है, सबसे छोटा कनेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे हम जो है जहाँ से चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं क्या करने के? ब्लास्ट होने के, मतलब कि रॉक के अलग होने के। ठीक है, तो उसे हम एल, वहाँ इसका जो मतलब इसे हम एल से दिखा रहे हैं, और ए का जो वैल्यू यानी क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव है वो है L² अपॉन 0.008। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टेस्ट की जो कि स्टोन में किए जाते हैं, स्टोन पे किए जाते हैं। तो पहला है क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट में जो है हम सैंपल का साइज लेते हैं, वो लेते हैं हम 40x40 mm क्यूब, यानी कि 40 mm क्यूब का हम एक सैंपल लेते हैं रॉक का, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसके थ्रू हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। और एक जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो उसका जो वैल्यू होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वो 100 MPa से ज़्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसके बाद अगला टेस्ट है एसिड टेस्ट, जिसके थ्रू हमें वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी पता चलती है रॉक्स की। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो इनमें बहुत सारी मतलब मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम वर्ड्स में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर कर सकूं, और इसमें से मैंने बहुत सारी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्हें हमें मतलब
ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिन पे हम अलग से कुछ ना कुछ अदर समय देना पड़ता, अलग से समय देना पड़ता, तो उन सब चीज़ों को मैंने हटा दिया है, क्योंकि उन सब चीज़ों को पढ़ के आपको एट द एंड देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एज सच कुछ अच्छा मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने उन सब चीज़ों को हटा दिया है। मैंने आपको कम से कम समय में इफेक्टिव से इफेक्टिव स्टडी कराने का एक सॉल्यूशन बनाया है इस क्रैश कोर्स को। तो इसलिए यहाँ पे अगर किसी भी तरह का मतलब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं बताई, तो आप अपनी तरफ से उसे ऐड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। मैंने जो है उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं किया, हो सकता है वो चीज़ें मुझसे छूट गई हों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ उसके लिए आप देख लीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मेरे भाई, ये जो मैंने कंटेंट आपको जितना मैं दे रहा हूँ उतना बहुत है, मोर देन एनफ है किसी भी एई जेई एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी एज सच मतलब एज सच इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ी हैं। मैंने वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें ही छोड़ी हैं जो आपके लिए जो है ज़रूरी नहीं है। और अगर आप उसे कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक मतलब एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतने को ही फॉलो कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है एट्रिशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एट्रिशन टेस्ट। ठीक है, एट्रिशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं, जिसे टीयर एंड वियर भी कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू है वो जो है 3% से कम होनी चाहिए, 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसे हम डेविल्स अपरेटस के थ्रू निकालते हैं। इसके बाद है हमारा डोरीज अब्रेजन टेस्ट। डोरीज अब्रेजन टेस्ट ये भी हार्डनेस ही निकालता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालते हैं। क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। अब आप सोच रहे हैं कि लॉस ऑफ वेट कैसा? तो ये जो अब्रेजन टेस्ट होता है ना, इसमें जब हम सैंपल लेंगे तो इस सैंपल को ऑब्वियस सी बात है हम इसमें इसमें जो है हम कहीं ना कहीं इसे किसी अपरेटस में डालेंगे, डोरीज अपरेटस में डालेंगे, और वहाँ पे हम जो है इसे टेस्ट करेंगे। तो उस रॉक के जो है कुछ पार्टिकल्स, वो रॉक ऑब्वियस बात है अब्रेजन होगा तो उस रॉक में के कुछ पार्टिकल्स जो है टूटेंगे, निकलेंगे। तो उन रॉक्स को अगर हम, जो भी पार्टिकल्स हमारे निकले हुए हैं, अगर उनको हम वेट कर लें तो उसे ही हम यहाँ पे बता रहे हैं लॉस ऑफ वेट, यानी कि कितना लॉस हुआ है हमारे इनिशियल वेट में आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल्स टू 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल बताया गया है जिसमें अगर आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है उसका वैल्यू 17% से ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है, सॉरी 17 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 17 से ज़्यादा है, तो वो यूज इन रॉक, मतलब उसे बहुत अच्छा रॉक है, मतलब बहुत अच्छा स्टोन है, और उसे हम रोड मेटल के लिए यूज़ करते हैं, रोड वर्क के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि रोड वर्क में यानी कि रोड पे जो हमारे रॉक्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनमें जो है बहुत अच्छा खासा वियर एंड टियर, मतलब अच्छा खासा वियरिंग आता है, बहुत अच्छा खासा हार्डनेस होना चाहिए, उसका अच्छा हार्डनेस होना चाहिए, जिससे कि वो उन मतलब व्हीकल के चलने पे जो भी हमारा अब्रेजन हो रहा है उसे रजिस्ट कर सके। तो इसलिए हम जो है 17 से ज़्यादा अगर वैल्यू होता है तो उसे हम रोड वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और अगर 14 से 17 वैल्यू है तो वो मीडियम हार्डनेस वाला रॉक है, और अगर 14 से कम है तो वो पुअर क्वालिटी का है। उसके बाद आता है हमारा टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट में हम टफनेस निकालते हैं, और ये जो है इसमें भी एक टेबल है कि अगर आपका टफनेस वैल्यू 19 से ज़्यादा है तो वो हाई टफ है, मतलब अच्छा खासा टफनेस है उसकी, और अगर 13 से 19 है तो वो मीडियम में आएगा, और अगर 13 से भी कम है तो वो लो वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, जिसका जो इसमें मैंने सीधा सीधा वैल्यू रख दिया है रॉक का, कि जो स्टोन या रॉक का आपका वैल्यू होना चाहिए वो 2.6 से 2.9 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे आप ऊपर नीचे हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आपके रॉक में क्या बोलते हैं कुछ अलग से मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत है। तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 2.6 से 2.9 के बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है किसी गुड बिल्डिंग स्टोन का, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से कम ही होना चाहिए। और हम अगर रिजेक्शन की बात करें कि कब हम किसी भी रॉक को किसी भी स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के अंतर्गत, तो अगर उसका वैल्यू जो है 10% से ज़्यादा है तब हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हम गुड बिल्डिंग स्टोन 5% पे करेंगे लेकिन रिजेक्ट करेंगे 10% पे। इसके बाद है हमारा स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट जो है ये हम सॉल्युबल मैटर को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि हमारे स्टोन में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि सॉल्युबल मैटर है, ठीक है, कि हम यूज़ कर लें और फिर पता चले कि वो गल जाए, सॉल्युबल मैटर निकल जाए, और हमारा जो है कहीं ना कहीं वॉइड फॉर्मेशन हो जाए और हमारा जो है स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। तो ऐसा तो कहीं नहीं है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, जो कि IS 1126 यानी कि 1126 में बताया गया है, इससे हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो कुछ मतलब टेस्ट हैं जिन्हें एकदम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग के रूप में। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये सब याद हो, ये सभी याद हो। ठीक है, ब्राड टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए होता है। स्किमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट की बात करूं तो ये हार्डनेस के लिए होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मैंने बता दिया ड्यूरेबिलिटी। स्मिथ टेस्ट सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। तो ये कुछ हो गया टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़
कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ और यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोन की, कि किस तरह से हम इंजीनियरिंग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन स्टोन्स की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टोन की, जो कि है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो कि बहुत कॉस्टली स्टोन होता है, इसे हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए और अबटमेंट एंड पियर्स के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबटमेंट एंड पियर्स के लिए हम ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है हमारा अगला स्टोन मार्बल, जिसे हम ऑर्नामेंटल वर्क और स्कल्पचर के लिए प्रयोग करते हैं, स्कल्पचर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है हमारा अगला स्टोन, जो कि है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत अच्छी हाई फायर रेजिस्टेंस होती है, अच्छी खासी फायर रेजिस्टेंस होती है इसकी। तो ये अगर मैं बात करूँ, तो अगर कोई पूछे कि सबसे हाई फायर रेजिस्टेंस किस स्टोन का होता है, तो आपको सैंड स्टोन बताना है। उसके बाद हम बात करें स्लेट की, तो स्लेट जो है ब्लैक बोर्ड्स के लिए यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड्स के प्रोडक्शन में होता है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ यूरिनल, उसके बाद डैम्प प्रूफिंग। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, स्लेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो जो होता है वो सबसे कम होता है, 0%, बहुत कम होता है, बहुत कम क्या होता ही नहीं है, 0% होता है। तो ये जो है यूज़ कर सकते हैं हम डैम्प प्रूफिंग के लिए। इसके बाद बासाल्ट, बासाल्ट को हम रबल मैशनरी और बालास्ट के लिए यूज़ करते हैं, रबल मैशनरी और बालास्ट के लिए यूज़ करते हैं। बालास्ट मतलब कि जो आपने देखा होगा, जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, जो रेल ट्रैक्स होती हैं, उनमें जो रॉक्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रेवल्स भरे जाते हैं ना, वो बासाल्ट ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइम स्टोन की, तो लाइम स्टोन का यूज़ हम सीमेंट प्रोडक्शन में करते हैं। जब मैं अगले वीडियो में सीमेंट आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लाइम स्टोन का कितना बड़ा रोल होता है सीमेंट के प्रोडक्शन में। उसके बाद हम इसके थ्रू लाइम भी बना सकते हैं, और फिर उसके बाद ये वाटर ट्रीटमेंट में भी हमारा जो है यूज़ होता है। इसके बाद एक और चीज़ आप कर लीजिएगा कि क्वार्ट्ज़ाइट, क्वार्ट्ज़ाइट जो कि क्या होता है, जो कि इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी की, जो कि ये वेदर रेजिस्टेंस की, यानी कि इसकी जो वेदर रेजिस्टेंस होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी स्टोन के बारे में, स्टोन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप कि आपकी ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और इससे मैं मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे मैंने जो है कवर कर लिया है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से ध्यान रख लें, और एक शॉर्ट नोट्स भी बना लें, जिससे कि बाद में चल के आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। और इसके साथ साथ पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपके और हमारे बीच में जो है इंटरेक्शन जो है वो और बेहतर बन सके। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये कुछ था कंटेंट जो कि था स्टोन से रिलेटेड, और इतना काफ़ी होगा आपके जेईई एग्ज़ाम के लिए या फिर ए एग्ज़ाम के लिए स्टोन से रिलेटेड। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।